हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल आईक्यू। तो लास्ट क्लास में हमने द उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट 1970 में स्टार्टिंग के सेक्शंस पढ़े थे, जो कि हमने सेक्शन 3 तक कवर किया था, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो देखा था वो था गुंडा की डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट हमने देखा था सेक्शन 3 एक्सटर्नमेंट ऑर्डर ऑफ गुंडाज। तो यहाँ तक हो चुका था। आज की क्लास में हम करेंगे सेक्शन 4 से। तो सेक्शन 4 क्या कहता है? परमिशन टू रिटर्न टेम्परेरीली। क्या होता है, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट पास कर दिया गया है, तो क्या वो किसी भी सिचुएशन में या किसी के पास ऐसी पावर नहीं है जो उसको इन बिटवीन अलाउ कर सके कि वो आ सके। तो उस बारे में ये सेक्शन 4 बात करता है। सेक्शन 4 क्या कहता है? डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में परमिट सच पर्सन टू रिटर्न ऑन कंडीशंस हु हैज़ बीन डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो वो परमिट कर सकता है किसी भी पर्सन को, एक टेम्परेरी परमिशन दे सकता है कि जहाँ से भी उसको एक्सटेंड किया गया है, मतलब कि एक्सटेंडमेंट का ऑर्डर पास किया गया है, जहाँ से भी कि जिस भी प्लेस या डिस्ट्रिक्ट से उसको बाहर रहने के लिए बोला गया है, वो वहाँ पे वापस जा सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए टेम्परेरीली। और ये ऑर्डर चाहे तो मजिस्ट्रेट जब चाहे उसको कैंसिल भी कर सकता है। तो ये सेक्शन 5 कहता है हमारा। अब सेक्शन 4 कहता है। अब हम आगे देखेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ ऑर्डर। अभी तक हमने पढ़ा कि जो भी टाइम पीरियड दिया था, मतलब एक्सटेंडमेंट ऑर्डर का, वो मैक्सिमम 6 मंथ तक का पास किया जा सकता है। बट सेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में कि इस ऑर्डर को और एक्सटेंड किया जाना चाहिए, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट इसमें बताया है, जो कि 2 ईयर्स है। और जब भी ये ऑर्डर पास किया जाएगा या एक्सटेंड किया जाएगा इसको, तो सामने जो भी पर्सन है उसको एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपने आप को प्रेजेंट करने की। आगे हम पढ़ते हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया, हो सकता है कभी गलत ऑर्डर भी पास हो गया हो, तो जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो क्या कर सकता है, तो उसके बारे में सेक्शन 6 बात करता है, जो कि है अपील। कहता है कि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है जो कि अंडर 3, 4, 5 किसी भी सेक्शन के अंडर ऑर्डर से एग्रीव्ड है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है। कहाँ कर सकता है? कमिश्नर के पास। कब तक का टाइम लिमिट दिया हुआ है? वो है 15 डेज ऑफ डेट ऑफ सच ऑर्डर। तो जिस दिन भी वो ऑर्डर पास हुआ हो एक्सटेंडमेंट का या जो भी अंडर सेक्शन 3, 4, 5, तो उसके विद इन 15 डेज वो कमिश्नर को अपील कर सकता है। ये सब क्लॉज 1 सेक्शन 6 कहता है। 2 क्या कहता है? A parent or his counsel shall not be entitled to inspect any record not disclosed to him at inquiry। अगर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है या इन्फॉर्मेशन है जो कि अपेलेंट है या जो भी काउंसिल है उसका, उसको ड्यूरिंग इंक्वायरी अगर डिस्क्लोज नहीं किया गया, उसको नहीं बताया गया, तो वो आगे भी नहीं बताया जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं कि अपील तो कमिश्नर के पास आ गई। अब कमिश्नर के पास क्या पावर होगी? तो सबसे पहली पावर होती है कन्फर्म द ऑर्डर में मॉडिफाई। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहे तो उस ऑर्डर को एज इट इज़ कन्फर्म कर सकता है या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसको कन्फर्म कर सकता है। दूसरी होती है पावर, जो होती है वो सेट इट असाइड, चाहे तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। थर्ड पावर है उसके पास स्टे द ऑर्डर टिल डिस्पोजल ऑफ अपील। वो उस ऑर्डर को स्टे लगा सकता है उस ऑर्डर पे जब तक कि अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। तो ये सेक्शन 6 बताता है हमारा अपील का। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है? रिकॉग्निजेंस फॉर सर्टेन पर्पसेस। रिकॉग्निजेंस के बारे में जानते हैं इस सेक्शन में। आगे क्या बोलता है? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर मे फॉर द पर्पस ऑफ। तो इसमें दोनों इंक्लूडेड है, दोनों की पावर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी और कमिश्नर भी। मे फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम ऑर्डर हैज़ बीन पास अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 6। अब किसी पर्सन के अगेंस्ट एक्सटर्नमेंट का ऑर्डर पास हुआ है या फिर अंडर सेक्शन 6 में अपील में कोई ऑर्डर पास हुआ है, तो उसकी अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए पहला पॉइंट ये कहता है ए कि फॉर सिक्योरिंग दी अटेंडेंस। बी क्या कहता है? मेकिंग श्योर एनी डायरेक्शन और कंडीशन इज प्रॉपरली फॉलोड अंडर सेक्शन 3, 4, 5 और 6। ये कहता है कि इस बात की श्योर करने के लिए कि जो भी डायरेक्शंस या कंडीशंस लगाई गई हैं वो प्रॉपरली फॉलोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
अंडर सेक्शन 3, 4 या 5 या 6 में, जो भी जिसके भी अंडर ऑर्डर पास हुआ है। रिक्वायर दैट पर्सन टू एंटर इनटू बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज अंडर BNSS। कह रहा है कि उस पर्सन से रिक्वायर किया जाएगा, उस पर्सन से एक बॉन्ड भरवाया जाएगा विद या और विदाउट श्योरिटी, श्योरिटीज़ के साथ या श्योरिटीज़ के बिना भी भराया जा सकता है अंडर BNSS। अंडर BNSS यानी सेक्शंस जो भी अप्लाई होंगे या जो भी प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे वो BNSS के अंडर होंगे। अब इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है? इन पर्टिकुलर एंड विदाउट लिमिटिंग व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन सेड अबव, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन इशू एन अरेस्ट वारंट अलॉन्ग विद नोटिस अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 1। तो क्या कहता है कि जो भी ऊपर कहा गया है उसको लिमिट ना करते हुए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकते हैं अलॉन्ग विद नोटिस अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 1। सो सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 के अंडर जो नोटिस जाती है उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके भी अगेंस्ट एक्शन होना होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहें तो उसके साथ साथ अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकते हैं। द वारंट मस्ट फॉलो द डायरेक्शन अंडर सेक्शन 73 BNSS। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये सारे सेक्शन IPC में थे तो मैंने इसको BNSS से लिख दिया है। तो इसमें कह रहा है द वारंट मस्ट फॉलो द डायरेक्शन अंडर सेक्शन 73 BNSS। तो सेक्शन 73 BNSS का कहता है कि कोर्ट जब भी अरेस्ट वारंट इशू करती है तो उसके साथ साथ ये भी इंडोर्स कर सकती है कि अगर बॉन्ड भरता है विद सफिशिएंट सिक्योरिटीज तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ट्रीटिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज कोर्ट प्रोसीजर्स अंडर सेक्शन 72 to 88 BNSS एंड सेक्शन 90 to 92 विल ऑल्सो अप्लाई। कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एज अ कोर्ट ट्रीट किया जाएगा और प्रोसीजर्स जो भी दिए हैं अंडर सेक्शन 72 to 88 BNSS जो कि वारंट के प्रोसीजर्स हैं, एंड सेक्शन 90 to 92 विल ऑल्सो अप्लाई। बी क्या कहता है इफ द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गिव अ बॉन्ड टू इंश्योर द फॉलोअर डायरेक्शन फेल्स टू डू सो। कोई पर्सन जिसको बॉन्ड भरने की ज़रूरत है और वो नहीं भरता है बॉन्ड, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है दे शैल बी सेंट टू प्रिजन इफ़ ऑलरेडी इन प्रिजन डिटेन देयर। तो या तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, अगर ऑलरेडी जेल में है तो उसको डिटेन करके रखा जाएगा अनटिल, यानी कब तक, द टाइम पीरियड फॉर सच डायरेक्शन और कंडीशन एंड्स और द एग्जीक्यूट द बॉन्ड्स, जब तक कि टाइम पीरियड है उस डायरेक्शन की वो ख़त्म नहीं हो जाती और या फिर वो जब तक वो बॉन्ड नहीं भर देता। ऑल्सो रूल्स इन सेक्शन 138 to 140, 142, 143 ऑफ BNSS shall also apply with necessary adjustments as if the district magistrate और the commissioner were a court। तो कह रहा है कि ये सेक्शंस भी अप्लाई होंगे BNSS के और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो कमिश्नर होंगे उनको कोर्ट माना जाएगा। सी क्या कहता है सेक्शन 492 to 495 शैल ऑल्सो अप्लाई इन रिलेशन टू बॉन्ड्स एग्जीक्यूटेड। जो भी बॉन्ड्स एग्जीक्यूटेड हुए हैं, एग्जीक्यूट किए गए हैं, उसमें ये सेक्शंस भी अप्लाई होंगे जो कि बताते हैं कि अगर बॉन्ड फॉरफीट हो गया तो क्या होगा। ऐसे बॉन्ड से रिलेटेड सेक्शंस हैं ये। आगे देखते हैं सेक्शन 8 नेचर ऑफ एविडेंस। सेक्शन 8 क्या कहता है कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर फॉर मेकिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 और 5 टेक एविडेंसेस ऑफ हैविंग प्रोबेटिव वैल्यू नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय BSA। तो ये सेक्शन कहता है कि ये इसमें जो भी एविडेंसेस लिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर के द्वारा, तो वो क्या होंगे, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे BSA से। मतलब जैसा दिया गया है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि ये रेलेवेंसी होगी, ये एडमिसिबिलिटी होगी, उससे उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी एविडेंसेस लिया जा सकता है जिसकी एक प्रोबेटिव वैल्यू है। आगे देखते हैं सेक्शन 9 रिसीजन ऑफ ऑर्डर। रिसीजन यानी कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। सेक्शन 9 क्या कहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर में एट एनी टाइम कैंसिल द ऑर्डर अंडर सेक्शन 3। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर जब भी चाहें वो कोई भी ऑर्डर को सेक्शन 3 के अंदर जो भी दिया गया है उसको कैंसिल कर सकते हैं। इवन इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड ऑन अपील अंडर सेक्शन 6। भले वो अपील में कंफर्म हो गया हो उसके बाद भी उस ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है, ये सेक्शन 9 कहता है। आगे देखते हैं सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 कहता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन अंडर सेक्शन 3 to 6। जो भी प्रोविजंस है सेक्शन 3 to 6 उनका कॉन्ट्रवेंशन अगर होता है तो उसके लिए क्या होगी।
जो कि दिया हुआ है इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट 6 months to 3 years एंड फाइन। सो रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी एंड जो मिनिमम 6 months की और मैक्सिमम अप टू 3 years तक की मिलेगी एंड साथ साथ फाइन। सेक्शन 11 क्या कहता है? फॉरकेबल रिमूवल ऑफ एक्सटेंड गुंडा री एंट्रिंग एक्सेट्रा। अगर कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट एक्सटेंडमेंट ऑर्डर पास हुआ है और वो वापस री एंटर करता है उस एरिया में या फिर अपने आप को उस एरिया से नहीं हटाता, तो क्या होगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट करवा सकते हैं और उसको फोर्सफुली रिमूव कर सकते हैं। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? पुलिस कैन एक्ट विदाउट वारंट इफ देयर इज रीजनेबल सस्पिशन एंड फॉरवर्ड द पर्सन टू मजिस्ट्रेट हु ऑथराइजेस द एक्चुअल रिमूवल। पुलिस क्या कर सकती है? अगर उसको रीजनेबल सस्पिशन है तो विदाउट वारंट एक्ट कर सकती है और उस पर्सन को फॉरवर्ड करेगी मजिस्ट्रेट के पास जो कि एक्चुअल उसका रिमूवल को ऑथराइज करेंगे। सब क्लॉज 3 क्या कहता है? दिस सेक्शन इज इन एडिशन टू सेक्शन 10। ये सेक्शन 10 के एडिशन में है सेक्शन 11, ये कहता है सब क्लॉज 3। सेक्शन 12 क्या कहता है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। नो मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 10 अनलेस देयर इज अ रिटन पुलिस रिपोर्ट or information comes from a private person or the magistrate personally knows or suspect the offense। क्या कह रहा है कि कोई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा अंडर सेक्शन 10 अनलेस कब? जब तक कि रिटन पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी या फिर इंफॉर्मेशन किसी प्राइवेट पर्सन से आती है और या फिर मजिस्ट्रेट को पर्सनली लगता है, तो तब विदाउट इन तीनों चीज़ों के कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा सेक्शन 10 में। सेक्शन 13 क्या कहता है? सेविंग एज टू ऑर्डर्स। नो ऑर्डर शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट अंडर दिस एक्ट। कोई भी ऑर्डर पास हुआ है इस एक्ट के अंडर तो वो कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। सेक्शन 14 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। नो सूट प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग फॉर विच इज डन इन गुड फेथ। अगर कोई पर्सन इस एक्ट के अंदर कुछ करता है, कोई एक्शन लेता है इन गुड फेथ, तो उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी जो कि गुड फेथ में किया गया है। सेक्शन 15 कहता है पावर टू मेक रूल्स। रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। एंड लास्ट सेक्शन 16 कहता है रिपील यूपी ऑर्डिनेंसेस नंबर 15 1970। सो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू and God bless you all.